Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Hopefully you're doing great and let me tell you ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम के पहले शूट कर रहा हूँ जून 24 एग्जाम के लिए एंड उसके बाद दिसंबर 24 एग्जाम के लिए भी. सेक्शन 115 बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. डायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट में आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में ये सेक्शन आपको बहुत सारा अलग अलग क्वेश्चन में दिखाई देगा. सेक्शन 115 बीएससी को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को है कि सर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम क्या है, ऑप्शनल टैक्स रेजिम क्या है, दोनों के टैक्स रेट क्या है, सब कुछ क्लैरिटी आपको इस वीडियो में मिलेगा. लास्ट तक ये वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा. सर डिफॉल्ट सबसे पहले ये समझो कि फ्रॉम दिस फाइनेंस एक्ट 2023 ऑनवर्ड्स विच इज एप्लीकेबल फॉर जून 24 एंड December 24 एग्जाम ऑनवर्ड्स, सेक्शन 115 BC has become a default tax regime. यानी कि if you have been asked to calculate tax liability, they will also give a separate mention that whether you need to whether you are opting out of the default tax regime or whether you are paying tax under the default tax regime. If nothing is mentioned, you have to calculate tax as per the default tax regime. You have to calculate the tax as per the ऑप्शनल टैक्स रेजिम टू. और अगर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है तो उसके हिसाब से यानी तीन तीन कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकता है. बट बहुत ही इजी है अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ ले तो. आपको कैलकुलेशन एक ही करना पड़ेगा, दूसरा तीसरा कैलकुलेशन आप फर्स्ट कैलकुलेशन के बेसिस पे ही कर सकोगे. डिफॉल्ट टैक्स रेजिम इज एक्चुअली द न्यू टैक्स रेजिम जो कि हम पहले पढ़ते थे 115 बीएससी में. नाउ ये बात थोड़ा सा समझ लेना क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर में सबसेक्शन के साथ प्ले किया था. व्हेन इन द एग्जामिनेशन क्वेश्चन दे आर मेंशनिंग 115 बीएससी सबसेक्शन 1A, देन इट मींस दैट दे आर saying that the person is opting to pay tax as per default tax regime and new tax rate. But if they say that if the person has exercised the option under section 115 BAC 6, it means that it has exercised the option to shift out of the default tax regime and pay under optional tax regime. तो ये सबसेक्शन का पहला चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा 115 BAC सबसेक्शन 1A एंड 115 BAC सबसेक्शन 6. और दे विल मेंशन रेगुलर प्रोविजंस, तो ओल्ड टैक्स रेजिम होगा दैट इज 115 BAC 6, और अगर न्यू टैक्स रेजिम मेंशन कर देंगे तो 115 BAC सबसेक्शन 1A होगा. तो आइए एक बार समझते हैं 115 BAC सबसेक्शन 1 एकदम क्रिस्प में और एग्जैक्टली व्हाट आर द डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस यू विल नॉट बी गेटिंग इफ यू आर कैलकुलेटिंग टैक्स एज पर 115 BAC सबसेक्शन 1A. तो सर सबसे पहले ये देखो कि किसको किसको इसका ऑप्शन अलाउ किया जाएगा. इंडिविजुअल HUF AOP BOIN AJP but not those who are opting to opt out of this regime under 115 BAC subsection 6. तो if you are opting to opt out of this regime 115 BAC subsection 6 तो आपके ऊपर ये ऑप्शन डेफिनेटली एप्लीकेबल नहीं होगा सर. जो अपने कैपिटल गेन का स्पेशल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A, लॉन्ग टर्म कैप गेन अंडर 112A, लॉटरी हो गया 115 BB, ये सब स्पेशल इनकम के जो टैक्स रेट्स है वो स्पेशली ही एप्लीकेबल होता है. उसके ऊपर आप नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं कर सकते. यानी कि इस पे सेक्शन 115 BC का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. जो लॉन्ग टर्म कैप गेन, शॉर्ट टर्म कैप गेन, लॉटरी, 112A, 1112, 112, 111 ये सब कुछ के ऊपर नॉर्मल तरीके से एप्लीकेबल होगा. व्हाट आर द टैक्स स्लैब रेट्स अंडर दिस ऑप्शन, ये आपको अच्छे से समझना है कि सर यहां पर एज इज नॉट अ रेलिवेंट फैक्टर. वेदर यू आर 62, 52, 82, 92 doesn't matter. This is the standard tax slab for all the people, that is individual HUF AOP BOI AJP other than those who are ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर 115 BAC 6. सब लोग को ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा सर. यहाँ पे आपको सिंपल समझना है अप टू 3 लाख रुपीज नील टैक्स, नेक्स्ट 3 लाख रुपीज 5%, नेक्स्ट 3 लाख रुपीज 10%, नेक्स्ट 3 लाख रुपीज 15%. मैं आपको शॉर्टकट दे दूंगा. नेक्स्ट 3 लाख रुपीज 20% एंड अब 15 लाख रुपीज 30%. एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अप टू 15 लाख योर इनकम टैक्स विल बी, ठीक है, अप टू 15 लाख योर इनकम टैक्स विल बी 1,50,000 रुपीज. ठीक है, अब ये 15 लाख तक का आप स्लैब अगर कैलकुलेट करते हो ना एज पर न्यू टैक्स स्लैब दैट इज 115 BAC अप टू 15 लाख योर टैक्स एज पर द स्लैब इज 1,50,000 रुपीज. अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देने की बात है कि जब भी आपको मान लो 18 लाख, 20 लाख या 15 लाख से ज्यादा का इनकम दिया रहेगा और आपको टैक्स लायबिलिटी पूछा है तो ये चीज आप आराम से मेंशन कर सकते हो, अप टू 15 लाख 1,50,000. नहीं तो आप चाहे तो ऐसे भी मेंशन करके दिखा सकते हो. यानी कि 25% स्लैब वाला नहीं है, एवरी इंक्रीमेंटल 3 लाख पे 5% टैक्स रेट आपका बढ़ाया जाएगा. तो अप टू 3 लाख, नेक्स्ट 3 लाख, देन नेक्स्ट 3 करके ऐसे करके 15 लाख तक के इनकम पे आपका टैक्स जो आएगा वो
कितना आएगा 1,50,000 आएगा। अब इसके अबव जो आपका इनकम आ रहा है अबव 15 लाख रुपीज, उस पे जो आपका टैक्स आएगा वो आपका 30% पे नॉर्मली जो आप चार्ज करते हैं वो आप करेंगे सर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस यू विल नॉट बी गेटिंग if you are opting to pay under 115 BAC, that is the default tax regime. If you have not shifted out, अगर आपने शिफ्ट आउट नहीं किया है तो आपके ऊपर कौन सा डिडक्शन एग्जेम्पशन जो है वो फॉरगॉन करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल एग्जेम्पशंस का। तो इफ आई टॉक अबाउट जनरल एग्जेम्पशंस, तो जनरल एग्जेम्पशन में 3 एग्जेम्पशंस है जो सैलरी से कनेक्टेड है सेक्शन 10 में। दैट इज 10 क्लॉज 5 LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन, जो एनी 2 जर्नीज आउट ऑफ 4 block of calendar year, 4 calendar years का block में any 2 journeys are exempted, this will not be allowed to be exempt. HRA आपको याद होगा 1013 है, least of the following exempt, rent paid minus 10% of the salary, HRA received, और 50% of the salary और 40% of the salary. 10 clause 14 ध्यान देना, exemption from special allowances, exemption from special allowances और benefit to meet expenses relating to duties और personal expenses। थोड़ा ध्यान दो, रिलेटिंग टू ड्यूटीज और पर्सनल एक्सपेंसेस, स्पेशल अलाउंसेस की एग्जेम्पशन और बेनिफिट टू मीट एक्सपेंसेस, यानी कि जो आपको याद कर पढ़ाया गया था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस याद आ रहा है आपको, ट्राइबल एरिया अलाउंस याद आ रहा है आपको, कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ड्यूटी अलाउंस, ट्रक ड्राइवर डेली अलाउंस, ट्रक ड्राइवर अलाउंस, ये सब फिक्स्ड एग्जेम्पशंस अपने को मिला करते थे। तो इनमें से there are few allowances you will be getting under 115 BAC, that are 4 allowances, बाद बाकी आपको कोई भी allowances का exemption 115 BAC में नहीं मिलेगा। सर इनमें से कौन सा अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिलता है? ट्रैवलिंग से रिलेटेड, ट्रैवलिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया एंड कन्वेंस हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अपने को याद होगा अप टू 3200 पर मंथ फिजिकली चैलेंज्ड पीपल को, हैंडीकैप्ड को मिलता है। कन्वेंस अलाउंसेस फॉर लोकल कन्वेंस ट्रैवलिंग पर्पस, ट्रैवलिंग इज फॉर इंटरसिटी टूर, ठीक है। एंड डेली अलाउंस जो कि नॉर्मली दिया जाता है टू मीट द ऑर्डिनरी चार्जेस ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। तो ये सारे अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे एग्जेम्पशंस अप टू द एक्सपेंडिचर फॉर ऑफिशियल पर्पस, ये भी ऑफिशियल पर्पस, ये भी ऑफिशियल पर्पस, और ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एग्जेम्पशन अलाउंस होता है। तो 4 अलाउंसेस छोड़ के आपको और कोई भी अलाउंसेस यहां पर नहीं मिलेगा सर। तो 10-5 हो गया, 10-13 हो गया, 10-14 हो गया। नेक्स्ट होता है डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस ऑफ एमपीज एंड एमएलएस, 10 क्लॉज 17। एमपीज एंड एमएलएस को स्पेशल डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस का एग्जेम्पशन नॉर्मली जो मिलता है, इफ दे ऑप्ट फॉर 115 BAC यू विल नॉट बी गेटिंग। क्लबिंग में हमने अप टू 1500 पर चाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1500 पर एनम पर चाइल्ड। 1032 में एग्जेम्पशन मिला करता है, एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट। ये आपको नहीं मिलेगा अगर आप क्लबिंग वाला एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हो, तो आपको 115 BAC में नहीं जाना है। 10 इज अ बिग 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 सेक्शन, दैट इज SEZ यूनिट्स को मिलता है प्रॉफिट्स इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर। दिस प्रॉफिट एलिजिबल फॉर डिडक्शन पे 100% प्रॉफिट्स आपका डिडक्शन आपको मिल जाएगा या 50% मिल जाएगा। अंडर सेक्शन 10AA आपको ये डिडक्शन का सेक्शन अलाउ किया, ये डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा। तो 10AA हो गया, 1032 हो गया, 1017 हो गया, 1014, 10.5, 1013 है। ये सारे एग्जेम्पशंस जो जनरल एग्जेम्पशंस है ये आपको मिल जाएंगे, अगर ये आपको नहीं मिलेंगे अगर आप न्यू रेट ऑफ टैक्स यानी कि 115 BAC में ऑप्ट करते हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सैलरी में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट था, स्टैंडर्ड डिडक्शन अब दोनों सिचुएशन में मिलेगा, बी इट नॉर्मल टैक्स रेजिम, बी इट न्यू रेट ऑफ टैक्स, ओल्ड रेट ऑफ टैक्स, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, ऑप्शनल टैक्स रेजिम। यानी कि इफ योर टोटल इनकम इज 15,50,000 तो योर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 तो आपको मिलेगा ही, अगर वो सैलरी इनकम है तो इन दिस सिचुएशन आपका 15 लाख पे टैक्स कितना आ रहा है? 150 आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि इन अ वे इफ योर टोटल इनकम ग्रॉस इनकम इंक्लूड सैलरी, देन योर टोटल इनकम विल बी 15 लाख, उस पे आपका टैक्स रेट 1 लाख, टैक्स लायबिलिटी 1.5 लाख आ जाएगा बिफोर एजुकेशन सेस। सैलरी में नॉर्मली यू गेट डिडक्शन इन 16, three types of deduction: standard deduction, entertainment allowance and professional tax. So standard deduction you will be getting a new rate of tax, but entertainment allowance and professional tax का जो deduction payment basis में मिलता है, professional tax का deduction and entertainment allowance is given allowed to government employee, तो ये deduction आपको जो है वो allow कर नहीं दिया जाएगा। 115 BAC में आपको deduction allow नहीं किया जाएगा। HP में
ओनली फॉर एसओपी। स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है सर लेट आउट प्रॉपर्टी में पूरा मिलेगा, बट ओनली फॉर एसओपी दैट इज 24B में जो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का डिडक्शन अप टू 2 लाख का मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा सर। 115BC में अगर आप आते हो तो आपको 24B वाला जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है, 24B एसओपी वाला, ओनली एसओपी वाला, वो आपको डिडक्शन जीरो अलाउ किया जाएगा। पीजीबीपी में 4 तरह के डिडक्शंस है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड है विच यू आर गेटिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ द एसेट, बट द एडिशनल डेप्रिसिएशन विच यू आर गेटिंग एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इन केस यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन, देन यू विल नॉट बी गेटिंग दिस एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपको नॉर्मली मिलता है। नॉर्मली तो मिलेगा बट एडिशनल डेप्रिसिएशन 115 से अलाउ नहीं किया जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च में हमने 2 तरह का अलाउंसेस पढ़ा था, एक हुआ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, एक हुआ इन हाउस रिसर्च। तो इन हाउस रिसर्च का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स का बात कर रहे हैं। जो आउटसाइडर्स का कंट्रीब्यूशन है, बी इट रिसर्च एसोसिएशन, बी इट इंडियन कंपनी फॉर रिसर्च, बी इट रिसर्च एसोसिएशन फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्च और बी इट नेशनल लैबोरेटरी, ये कोई डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा एट द रेट ऑफ 100% इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर 115BAC। यानी अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में रहे तो ये डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ये डिसअलाउ करना पड़ेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। याद करो स्पेसिफाइड बिजनेसेस 35AD यू विल बी गेटिंग 100% डिडक्शन ऑन सम स्पेसिफाइड बिजनेसेस, राइट, यू विल नॉट बी गेटिंग, यानी 35AD एक बहुत बड़ा डिडक्शन का सेक्शन है जो आपको नहीं मिलेगा 115BAC में। 10AA एक्सपोर्ट्स जो आप करते हो SEZ यूनिट को नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स पे 100% जो है वो डिडक्शन मिलता था 35CCC में, बट इफ यू आर इनटू न्यू रेट ऑफ टैक्स 115BAC यू विल नॉट बी गेटिंग दिस डिडक्शन। IFOS में भी एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया, फैमिली पेंशन 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर आपको डिडक्शन मिल जाता था, बट 115BC में नहीं मिलता था, बट अब वो डिलीट हो चुका है। यू विल बी गेटिंग फैमिली पेंशन का डिडक्शन इवन इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर 115BAC। यानी फैमिली पेंशन में चेंज आया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज आया है, ये 2 चेंज याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फैमिली पेंशन का डिडक्शन यू विल बी गेटिंग अंडर बोथ द रेजिम, स्टैंडर्ड डिडक्शन यू विल बी गेटिंग अंडर बोथ द रेजिम्स। चैप्टर 6 से में 80C से लेके 80U कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट 3, जो भी इंप्लॉयर बेस्ड है, यानी कि CCD2 यानी कि कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टुवर्ड्स NPS, JJAA एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। अगर आप you are an SSC liable to tax audit and you are having a PGBP income, you are into business and you will be getting the deduction 80JJAA if you are hiring additional employees। तो 80JJAA का डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा। अग्निपथ स्कीम 80CCH सबसेक्शन 2, अग्निपथ स्कीम 80CCH सबसेक्शन 2, डिडक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अग्निपथ स्कीम अंडर 80CCH सबसेक्शन 2। यानी कि अग्निपथ स्कीम में इंप्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सैलरी में ऐड होता है, उसका डिडक्शन भी आपको CCH2 में मिल जाता है। तो यही 115BAC बोल रहा है, CCD2 हो गया, JJAA हो गया और CCH2 भी जो है उसका भी डिडक्शन आपको 115BAC में मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना सारा चीज तो बेटा आपको सिंपल जो मैंने कर दिया आप लोग के लिए उतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। फूड परक्विजिट जो आपको याद होगा अप टू ₹50 पर मील एग्जेम्प्ट हुआ करता था, वो नहीं होगा। 115BAC में फूड परक्विजिट अलाउ नहीं किया जाएगा। डेप्रीसिएशन इज अलाउड इन द प्रिस्क्राइब मैनर नॉट मोर देन 40%, ये तो अपने को पता ही है डेप्रीसिएशन का मैक्सिमम रेट 40% है, बट एडिशनल डेप्रीसिएशन कैन नॉट बी क्लेम्ड। लॉसेस का जहां पे बात आ रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, HP लॉस विद इन इट्स ओन हेड सेट ऑफ हो सकता है, बट HP लॉस विद सैलरी, HP लॉस विद बिजनेस इनकम, HP लॉस विद कैपिटल गेन्स, HP लॉस विद अदर सोर्सेज कैन नॉट बी सेट ऑफ। ध्यान रखिएगा, HP में जो लॉस आएगा यहाँ पे द ओनली पॉसिबल रीजन विल बी लेट आउट प्रॉपर्टी में, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस नहीं आएगा। अगर आप 115BAC में ऑप्ट कर रहे हो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो इंटरेस्ट का डिडक्शन 0 है सर। तो लॉस आपका लेट आउट में आ सकता है और आएगा भी तो वो अदर हेड्स के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता है, अपने हेड्स के साथ वो सेट ऑफ हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि वॉट एवर डिडक्शंस आई हैव जस्ट रेड कि ये सारे डिडक्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि देखो स्पेसिफाइड नहीं, आई मीन टू से नहीं मिलेंगे। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, तो स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर पिछले साल योर लॉस हैज कम which you have carry forward, you cannot set off this loss because this deduction, देखो करंट ईयर में आप हो सकता है कि यू हैव ऑप्टेड फॉर 115BAC, बट पिछले साल आप 115BAC में नहीं थे, पिछले साल आप जब 115BAC में नहीं थे यू हैव क्लेम्ड 35AD,
You have claimed 35AD, but you could not set off. You have carry forward the loss in the current year. Now, because you have carry forward the loss in the current year, you will say that you will set off, but you cannot set off if you opt for 115 BAC in the current year. यानी कि जो deductions allowed नहीं है, वो उसके losses, उसके वजह से उसके जो losses है, that also will also not allowed to be carry forward and set off. Similarly, agriculture extension projects. Similarly, if you have any PGBP losses because of contribution towards outsiders, if you have any unabsorbed depreciation, not because of normal depreciation, because of additional depreciation. Now, because if you have unabsorbed depreciation because of additional depreciation, you will not be allowed to carry forward and set off. ये आप उसको carry forward basically set off नहीं कर सकते. तो set off क्या क्या नहीं कर सकते? While computing total income, set off of falling loss will not be allowed, which is carry forward or depreciation from earlier year if such loss or depreciation is attributable to any of the deductions referred above. जो भी deductions हमने refer किया है उसके वजह से अगर कोई loss attributable है या depreciation attributable है तो आप उसको set off नहीं कर सकते. ठीक है, तो set off allowed नहीं है, ध्यान रखिएगा, of the losses which is arising due to deductions referred above. बस इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस आपको यही ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मुझे कैसे करना है 115 एसी में. टैक्स स्लैब याद रखना है. व्हाट आर द डिडक्शन एग्जेम्पशंस यू विल नॉट बी गेटिंग. ओके, नाउ मेरे को एक चीज आपको याद दिलाना है कि इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर 115 बीएससी, आपके ऊपर एएमटी विल नॉट बी एप्लीकेबल बिकॉज इन एएमटी वी ऑलरेडी add back all the deductions of 10AA, we add back the deductions of 35AD, we add back the deductions of 80s IA वाला टैक्स हॉलीडेज, ये सारा डिडक्शंस हम ऐड बैक कर देते हैं. तो वी डू द सेम ट्रीटमेंट विच वी डू इन द 115 BAC in AMT also. So if you have already opted for 115 BAC, then AMT provisions will not be applicable in your case. आपके ऊपर AMT वाला provision जो applicable नहीं होगा. मैं आपके लिए थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच बताता हूँ कि if you have been asked to calculate tax as per 115 BAC and you also have been asked to calculate tax as per the regular provisions, and that regular provision is nothing but non 115 BAC, you have to pay tax as per the old provision. तो आपने जो भी टोटल इनकम निकाले हो, तो ये जो टोटल इनकम निकालोगे इसमें आपने कोई डिडक्शंस माइनस नहीं किया होगा, तो आपको रेगुलर प्रोविजंस निकालने के लिए यही टोटल इनकम से, यानी यहाँ पे डेफिनेटली जीटीआई होगा क्योंकि इसमें डिडक्शंस तो आपको मिलेगा नहीं. ठीक है, डिडक्शंस तो आपका अदर देन दैट 3, अगर वो 3 डिडक्शंस तो बात अलग है, बट डिडक्शंस तो आपका 0 हो जाता है इसमें. बट यहाँ पर आप डिडक्शंस यहाँ पे क्लेम कर लोगे, प्लस इस जीटीआई में जो डिडक्शन आपने नहीं लिया है वो आप सब लेस करोगे, तो यहाँ पे ना आपको लेस करके आंसर निकालना पड़ेगा. लेकिन अगर आप मान लीजिए रेगुलर प्रोविजन में पहले निकाल लिए टोटल इनकम, देन व्हाट शुड यू डू, यू शुड ऐड बैक द डिडक्शन. फिर आपको पीजीबीपी जैसे क्या करना पड़ेगा, सारे डिडक्शंस को ऐड बैक करना पड़ेगा. यानी कुछ डिडक्शन जो अलाउड नहीं होता है 115 बीएसी में, आप वो सबको ऐड करते रहोगे और ऐड करके आप एक इनकम तक पहुंचोगे और उसके बाद आपको अपना फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा. तो ये सबसे बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट अप्रोच है टू कैलकुलेट योर लायबिलिटी. सिमिलरली अगर आपको एएमटी भी निकालना पड़ा कि नहीं, आपको बेनिफिशियल पूछ रहा है, एएमटी में भी ऐसे ही करोगे कि जो आपका इनकम आ रहा है वहां पे आप जो भी डिडक्शंस एंड ऑल माइनस करना है, फिर 18.5% जो है उसके साथ आप टैक्स कंपेयर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. सर क्लियर है ना सर? डन. तो ये था बेसिक प्रोविजंस विच इज रेलिवेंट फॉर एग्जाम. बाकी एक चीज आपको बता देता हूं कि सर इन केस यू हैव नो पीजीबीपी इनकम, in that situation you may shift out and shift in from the default tax regime in any previous year. आप opt in कर सकते हो, opt out कर सकते हो किसी भी particular साल में. But if you have PGBP income and if you have opted for default tax regime in any year, you cannot opt out of the default tax regime in the subsequent years. And if you do so, you cannot opt in the default tax regime. So basically, if I have income from business and profession, I have an option to shift out of the default tax regime under this section, and the option has to be exercised before the due date for, of filing return of income. And once such option is exercised, it would apply to subsequent assessment years also. मतलब आप हर साल फिर default tax regime से out ही रहेंगे. ठीक है, आप वापस से नहीं आ सकते. Such person who has exercised the above option of shifting out of the default tax regime shall be able to withdraw such option only once and pay the tax under default tax regime for that year other than the year in which it was
exercised. Thereafter, such person shall never be eligible to exercise option under this section except when that person ceases to hold any income from business. मान लो किसी साल उसका अगर बिजनेस इनकम नहीं आया तो फिर वो वापस से शिफ्ट इन कर सकता है. तो याद रखना, अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो शिफ्ट इन शिफ्ट आउट आप हर साल कर सकते हो, बट अगर बिजनेस इनकम है तो आप जिस साल शिफ्ट आउट कर लिए आप फिर उसके बाद शिफ्ट आउट शिफ्ट इन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल. सर जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया. ये अलाउंसेस याद रखिएगा गाइस, ये कौन कौन से डिडक्शन अलाउंसेस आपको मिलते हैं. 115 BAC 6 क्या है और 1A क्या है, इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको भूलिएगा मत. ठीक है ना, इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको भी याद रखिएगा सर. सो दैट्स इट, ये छोटा सा वीडियो था. आई होप दैट इससे क्लैरिटी आएगा 115 BAC में क्या है. एग्जामिनेशन में बहुत थॉटफुल रहिएगा, बी वेरी केयरफुल वेन एवर. At the end also, last का 2-3 lines में भी पढ़िएगा what they are exactly asking you. Compute total income और compute this income assuming he has opted or not opted, वो सब थोड़ा क्लैरिटी से देखिएगा. अकॉर्डिंगली आपको ये टेबल दिमाग में आ जाना चाहिए. टैक्स रेट का एवरी 3 लाख के डिफरेंस पे 5% बढ़ रहा है. 20 के बाद सीधा 30 है. अप टू 15 लाख पे 1.5 लाख है. अब 15 लाख पे 30% है. सरचार्ज में भी, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ. सरचार्ज में यहाँ पे if your total income is more than 50 lakh but not exceed but and up to 1 करोड़ है तो यहाँ पे सरचार्ज 10% है. टोटल इनकम अगर 1 CR से ज्यादा है बट नॉट एक्सीडिंग 2 CR है तो सरचार्ज यहाँ पे 15% है. और अगर टोटल इनकम 2 CR से ज्यादा हो गया तो सरचार्ज यहाँ पे 25% है. इन केस अगर आप 115 बी से ऑप्ट कर रहे हो, यू विल नॉट हैव अ स्लैब ऑफ 37%. याद रखिएगा. एंड योर maximum surcharge rate on capital gain and dividend income will be 15% only and cess will be 4%. ओके गाइस, सो ये था अपने मेरे एंड से एक छोटा सा 115 BAC का एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो मेरे एंड से मेरे को लगता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कंफ्यूजन आता है, तो मैंने सोचा आपको ये वीडियो बना के आप लोग के लिए अपलोड कर दूं. शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब रखिए बिकॉज आप लोग के लिए इस एग्जाम के दिन भी मैं अवेलेबल हूँ, एग्जाम के पहले भी अवेलेबल हूँ और उसके दिन आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए रेलिवेंट कंटेंट लेके आने वाला हूँ. बूस्टर सेशंस आने वाला है एग्जाम के एक दिन पहले. DTIDT का एग्जाम है, आई थिंक 15th को है, 14th को DTIDT का बूस्टर सेशन आएगा इंटरमीडिएट के लिए. और आई थिंक फाइनल IDT का इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16th को एग्जाम है, तो 15th को उसके लिए बूस्टर सेशन आएगा. ठीक है ना, सैटरडे संडे आपका DTIDT और फाइनल IDT का एग्जाम पड़ रहा है. तो आई विल कीप जैसे आपका 1 डे बिफोर बूस्टर आएगा, मतलब आप प्रीवियस एग्जाम देकर आओगे और जस्ट आफ्टर 2-3 आवर्स आई विल स्टार्ट माई बूस्टर सेशन. या तो लाइव होगा या तो अपलोड हो जाएगा. ठीक है ना सर, दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.